पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में प्रथम विदेशी दौरे पर हैं और इटली से गुरुवार यानी कि 13 जून को G7 देशों की बैठक शुरू हो गई है। दुनिया के 7 लोकतांत्रिक देश इटली के फसानो शहर में एकजुट हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर जॉर्जिया मेलोनी के बुलावे पर समिट में शामिल होने के लिए इटली पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर पीएम मोदी ने ट्वीट करके अपने पहुंचने की जानकारी दी और लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचा। विश्व नेताओं के साथ में सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए मैं उत्सुक हूं। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। पीएम के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत करने के बाद ये पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है। G7 में भाग लेने के साथ साथ पीएम मोदी इटली में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भाग लेंगे। वहीं यह संभावना है कि पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बातचीत कर सकते हैं। इस बीच में पीएम मोदी का कहना है कि आउटरीच सत्र में चर्चा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर फोकस रहेगा। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी को लेकर इन दिनों काफी बवाल मचा हुआ है। 24 लाख से ज्यादा छात्रों को इस परीक्षा में उन्होंने भाग लिया। प्रवेश परीक्षा वाली ये एग्जामिनेशन, इसमें कई अनियमितताएं मिली और इन आरोपों के कारण विवाद के केंद्र में है और इस विवाद ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक विवाद शुरू कर दिया है। नीट यूजी में इस साल 67 छात्रों ने परफेक्ट स्कोर के साथ पहली रैंक पाई है। छात्रों का आरोप है कि कई छात्रों के अंकों को मनमाना ढंग से घटाया या बढ़ाया गया है, जिसका असर उनकी रैंक पर पड़ा है। 6 केंद्रों पर परीक्षा में देरी के चलते समय की बर्बादी की भरपाई के लिए 1500 से ज्यादा छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब इन सब को लेकर छात्र सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रदर्शन किया। काफी विवादों के बीच में ग्रेस मार्क्स रद्द होने के बाद मेरिट लिस्ट में परिवर्तन होगा। सिर्फ ग्रेस मार्क्स रद्द करने से समस्या खत्म होने वाले नहीं है और भी कई सवाल हैं जो इस परीक्षा को लेकर खड़े हैं। वहीं पेपर लीक का मुद्दा भी सामने है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। 1500-1600 छात्रों तक ही सीमित है, पर कांग्रेस पार्टी ये आशा करती है कि इस पूरे मामले में एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि आज लाखों रुपए का लेन देन हुआ है। बच्चे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नाजुक स्थिति में राहुल गांधी जी उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आज विदेश चले गए हैं। तो हम तो यही अपेक्षा करते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है उसको मैंने देखा है। मैं तो उनसे यही पूछना चाहूंगा कि किस जांच के आधार पर आज उन्होंने एनटीए को क्लीन चिट दे दी। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहां प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। कनाडा के पूर्व सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा को पॉक्सो मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस पूरे मामले में जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है। वहीं येदियुरप्पा ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। इस मामले में सीएम के बेटे सांसद राघवेंद्र ने कहा कि करीब 2.5 महीने पहले की शिकायत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको बताते चले कि एक महिला ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के पूर्व सीएम ने उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया और इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का संकट लगातार बढ़ा हुआ और बढ़ता ही चला जा रहा है। पानी केवल 1 से 2 टैंकर से पूरी कॉलोनी निर्भर है और इस स्थिति का कोई भी स्थायी समाधान निकालने के बजाय राजनीतिक दल एक बार फिर से एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने चली जल संकट पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में जल संकट के लिए टैंकर माफिया जिम्मेदार है। दिल्ली बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज तक के स्टिंग की सराहना करते हुए आपको भ्रष्टाचार से लिप्त बताया और कहा कि दिल्ली वासियों से आम आदमी पार्टी की सरकार को जल्द से जल्द हटाएं। दिल्ली में पानी की किल्लत, एक एक बूंद को तरसती दिल्ली, हमारे दिल्ली वाले, और जिम्मेदार कौन? आम आदमी पार्टी की सरकार, उनका भ्रष्ट प्रशासन। दिल्ली में पानी की कमी का सिर्फ एक कारण, पानी की चोरी और पानी की बर्बादी। और पिछले 10 साल में
अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार ने चोरी को भी बढ़ावा दिया और पानी की बर्बादी रोकने की कोशिश नहीं की। हमने कल भी तस्वीरों से साझा किया था कि कैसे वाटर टैंकर पानी चोरी कर रहे हैं, और अभी जो मैंने आज तक का स्टिंग देखा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे टैंकर माफिया पानी की चोरी कर रहा है। मैं बधाई देता हूं इस चैनल को, और साथ ही दिल्ली वालों को भी कहता हूं कि दिल्ली से इस भ्रष्ट सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। दिल्ली में पानी की कमी प्राकृतिक नहीं, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुई है। जेल में केजरीवाल से मिले आतिशी और राघव चड्ढा। दिल्ली में पानी के संकट पर बातचीत हुई है। आतिशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने इस पर बातचीत की है। तो लेकिन इस बीच में लोकसभा चुनाव के बाद से अब महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव पर नजर है और इस पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में 225 से 250 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। अभी इस पर कोई भी सहमति नहीं बनी है कि एमएनएस बीजेपी और शिवसेना के इस गठबंधन में साथ में लड़ेगी या अपने दम पर लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई है। साथ ही दोनों ही दलों में विधान परिषद की सीट को लेकर भी विवाद है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दोबारा अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए और पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव के तौर पर नियुक्त कर दिया है। यह मोदी के तीसरे कार्यकाल में प्रशासनिक कार्यों को पहले की तरह जारी रखने के लिए दोनों ही सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति की गई है। डोभाल आईपीएस के 1968 बैच के ऑफिसर हैं। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के पद से 2005 में सेवानिवृत्त हुए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य एवं खुफिया मामलों को संभालने के लिए उनकी सेवाएं जारी रखने का फैसला लिया गया है। उन्हें 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एनएसए के पद पर नियुक्त किया गया था और 2019 में उन्हें दोबारा इसी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब एक बार फिर सौंपी गई है।